हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 75। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। हमें दिखाते हैं सौम्या को, जो कि अपने रूम से गुस्से में बाहर निकलती है। गुस्सा भी नहीं कह सकते हैं, वो अजीब साइको जैसे लग रही थी इस वक्त। उसके हाथ में गन थी और उस पर किसका नाम लिखा था सब जानते हैं। उसके माइंड में वही बात थी कि उसने कैसे माही ने कैसे रिद्धि को थामा, कैसे कर सकती है वो ये। यहाँ दादी उसके हर एक चाल से वाकिफ थी। दादी का दिमाग खराब हो जाता है और भागते हुए सौम्या के पास आती है, बट सौम्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ दादी जल्दी से आके कहती, बच्चा सुन तो ले, तू कहाँ जा रही है इस तरह, एक बार सुन तो, मुझे भी नहीं देखेगी क्या। बट आज सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। दादी की सांसें अटकने लग जाती है क्योंकि उसे उसका गुस्सा पता था। और उसी पल सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी माही को पता ही नहीं कि उसका काल उसे ढूंढ रही है। और जैसे माही कॉरिडोर में एक कदम रखती है, वो वहीं पे फ्रीज, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। लेकिन उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था, बिल्कुल शांत थी वो एक टक आगे देखती है सौम्या को, और सौम्या दूसरे ही पल गन पॉइंट करती है माही को। भाई देख रहे हो, और वो किसी से नहीं डरती। और 1 2 1 जस्ट 3 उसका हाथ ट्रिगर पे जमता है। एंड उसी पल दादी सेकंड के हिसाब से माही के सामने खड़ी हो जाती है और सौम्या का हाथ ट्रिगर पे ही जम जाता है। यहाँ दादी कहती, क्या हो गया बच्चा तुम्हें, बात तक नहीं सुन रही हो, आखिर ऐसा क्या किया इसने, बस बचाया ही तो है रिद्धि को घिनने से, इसकी इतनी बड़ी सजा दोगी क्या। सौम्या की नजरें और शार्प हो जाती है और अब सौम्या कहती है कि उसे गाना सुनाने का, उसे छूने का हक मैं अपने सिवा किसी को नहीं देती हूँ। कोई हवा भी छू के गुजरे उसे तो मेरे अंदर आग लग जाती है। आपको क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगी। इसकी बात करने के अंदाज से ही लग गया था इसका इशारा कहाँ है। लेकिन भूलना मत मेरे दिल की बस एक जिद है, सिर्फ एक रानी है, और उसको जो भी देखेगा उसको देखने वालों के मैं आंखें नोच डालूंगी, समझ रही हो आप। शुक्र मना, आज दादी तेरी ढाल बने खड़ी है। दादी कहती, बस बहुत हुआ सौम्या, एक लड़की ना हुई, पता नहीं क्या हो गई। किसी को बचाने के बदले मौत सजा मिलती है तो वो ना बचाती उसे, इतना भी सही नहीं है पागल बनना उसके पीछे, वो भी उसके लिए जो तुझे कुछ ना समझती हो। देखा नहीं तुमने किस तरह से वो तुम्हारा जवाब दे रही थी अपने थप्पड़ से। जल्दी से उसे काबू कर वरना तुम्हें क्या से क्या बना डालेगी वो। दादी कुछ और कहती, सौम्या अजीब स्माइल करती है जिससे सब कंफ्यूज कि इसे क्या हुआ अभी के अभी। यहाँ सौम्या कहती है, सुनो वो मुझे कंट्रोल करेगी ना, ठीक है, परसों हमारी सगाई है, तैयारी करने के लिए बोल दो सबको, और उसके बाद शादी। यहाँ दादी सुनती है, वो कहती है कि ना दिन तय हुआ ना ये पूजा करवाई, ऐसे कैसे शादी सगाई कर ले, ऐसे कैसे की जाती है सगाई। यहाँ सौम्या कहती है, मुझे नहीं मतलब किसी से, मुझे आज ही पंडित जी इस घर में चाहिए, 5 मिनट के अंदर वो यहाँ होने चाहिए, और तिथि जो मैंने तय की उसके हिसाब से ही होगा, ये मेरा लास्ट फैसला है। और वो वहाँ से नीचे आने लगती है और यहाँ दादी और माही एकटक देखते रहते एक दूजे को कि व्हाट, ये क्या था। माही कहती है, दादी ये तो उल्टा हो गया, हमने सोचा था इस वजह से शादी टल जाएगी कुछ दिनों के लिए, और ये कैसे हो गया। दादी की आईज शार्प हो जाती है, उनको बहुत गुस्सा आता है। माही कहती, दादी आप ऐसे चुप कैसे रह सकती हो, हमें कुछ करना पड़ेगा, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दादी को उसकी आवाज़ में एक अजीब तपिश फील होती है। वो प्रॉपर देखती है माही को और कहती है, वाओ बात माननी तो पड़ेगी, कुछ तो बात है उस रिद्धि में जो रियासत के शेरों को गुलाम बना देती है और रियासत के मालिक को नौकर बना डालती है सेकंड के हिसाब से।
किस तरह उसके कदमों में झुके थे तुम। मुझे उसी पल समझ आ गया था ये आग सिर्फ मेरे साथ देने के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि उसने मुरीद बना दिया है तुमको भी अपना। लेकिन अफसोस, इतनी जल्दी तुम्हें तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ माही कहती है, दादी मैं इसका जवाब दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आप पंडित जी को नहीं बुलाओगे। दादी उसी पल माही की आंखों में देखते हुए कहती है अपने बड़े बेटे को कि जाओ पंडित जी को लेके आओ, सोम्या का ऑर्डर है। माही शॉक्ड। माही कहती आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तो दादी का वो वाला डायलॉग होता है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, वो वाला। और माही कुछ तो समझ जाती है और दादी अब वहाँ से आ जाती है नीचे। यहाँ दिखाते हैं सोम्या को, जो कि जैसे हॉल में आती है उससे वहाँ दिखती है तनु, जो कि गार्ड से पूछ रही थी कि पूरे गुस्से में कि तुमने रिद्धि को कैसे जाने दिया, किस तरफ गई है वो। और सोम्या जैसे ये सुनती है उसका माथा घूम जाता है। वो कहती क्या हुआ, रिद्धि कहाँ गई है। तभी तनु देखते हैं सोम्या को और उसका गुस्सा फूट जाता है। वो कहती है वाह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। सच सच बताना क्या किया तुमने। रिद्धि क्यों ऐसे चली गई, वो कहाँ चली गई, ऐसे हो ही नहीं सकता था वो बिन बात के कहीं चली जाए। सोम्या कहती मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ रिद्धि कहाँ है। और गार्ड डर के कहता है कि जी वो ना बाहर चली गई थी गेट से, उन्होंने मेरी गन भी छीन ली थी। यहाँ सोम्या और तनु जैसे सुनते हैं दोनों साथ में कहते हैं व्हाट। सोम्या के अंदर आग लग जाती है और वो अब एक सेकंड नहीं रुकती और जाते जाते कहती है तुझे तो मैं इसकी सजा दे के रखूंगी, जान दे देता। रिद्धि को जाने कैसे दिया तूने। और वो मेन डोर तक ही गई थी कि एकदम डोर होता है ओपन, और वहाँ से अंदर आ रही थी रिद्धि। और सोम्या के कदम वहीं रुक जाते हैं, देखा वो कहीं नहीं गई थी। सोम्या वरना आज आग लगा लेती सबको। सोम्या की आइज शार्प हो जाती है, बट दिल में ठंडक थी कि कहीं नहीं गई, खैर है कहीं नहीं गई। फिर भी वो कहती है कहाँ गई थी तुम, कहाँ जा रही थी तुम। तनु भाग के रिद्धि के पास आती है और कहती कहाँ चली गई थी तुम, बता भी मैं कितना परेशान हो गई थी, सच सच बता रिद्धि इसने कुछ किया, तुम बस बोलो, तुम ऐसे खामोश मत रहो प्लीज। बट रिद्धि ना खामोशी रहती है। और यहाँ तनु कहती है रिद्धि बहुत हो गया यहाँ का ड्रामा, सुनो कल हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम और सिया, बस बहुत हुआ इसका ड्रामा, हम ये सब नहीं झेलेंगे। और सोम्या जैसे सुनती है उसका गुस्सा उसके चेहरे पे स्माइल बन के छा जाता है। और रिद्धि कहती है अब तनु हम यहाँ से बहुत जल्द जा रहे हैं, मैंने पापा को कॉल कर ली है, वहाँ लेने आ रहे हैं मुझे लगा पहले कि मैं चली जाऊँ, फिर मुझे लगा कि ऐसे कैसे जाऊँ, इनकी छाती पे मोंग दल के जाऊँगी मैं। यहाँ उसने इतना ही कहा था कि सोम्या के अंदर जो आग लगती है ना भाई, एक झटके में रिद्धि के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और रिद्धि दूसरे ही पल उससे रफली अपना हाथ छुड़ा लेती है। और अब देखती है सोम्या को और कहती है छूना मत मुझे वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। सोम्या कहती है अच्छा हाथ तोड़ दोगी, कम ऑन तोड़ो। और वो अगेन रिद्धि का हाथ पकड़ती है। क्या रिद्धि बहुत कोशिश करती है सोम्या से हाथ छुड़ाने की, बट रिद्धि का हाथ नहीं छोड़ती वो। और सोम्या ऐसे ही चिल्ला के कहती है दादी माँ सब लोग कहाँ हो, इधर आओ सबके सब शौक कि भाई क्या हुआ। वो भाग के वहाँ आते हैं और तनु एकदम सोम्या के कॉलर तक हाथ लाती कि सोम्या दूसरे ही पल उसका हाथ रोक लेती है और आंखों में अंगार लिए कहती है सोचना भी मत, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक नहीं देखा है तुमने, तुमको तो मैं। और वो रिद्धि का हाथ ऐसे ही पकड़े उसे ले आती है प्रॉपर हॉल में और एकदम लाइक का विलन बैठ जाती है सोफे में और रिद्धि को उसकी मर्जी के बिना अपने पास बिठा लेती है। और रिद्धि वो कहती है मेरा हाथ छोड़, वरना सच बोल रही हूँ। सोम्या अपने पैर क्रॉस पोजीशन में सेट करके अब देखते रिद्धि को और कहती है छोड़ दूँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और ना अब आती है दादी और ठीक सामने इनके ठीक सामने आके बैठ जाती है सोफे पे और कहती क्या है ये सब अब, क्या चलता रहता है इस घर में, हर वक्त नया ड्रामा। सोम्या कहती है मैंने कहा था ना आपको कि पंडित जी 5 मिनट में यहाँ होने चाहिए, तो वो क्यों नहीं है यहाँ, या फिर मैं खुद पंडित बन जाऊँ। और आप ये बहुत अच्छे से जानती है कि मैं बन जाऊँगी,
फिर आपके रीति रिवाज या फिर आपकी आस्था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ रिधि को कुछ खबर ही नहीं कि हो क्या रहा है। दादी कहती है, सौम्या जरा सोच समझ के बोलो, हमारे घर में बिना किसी तिथि को तय किए कुछ भी नहीं होता, बाहर कदम नहीं रखे जाते हैं, तो इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेंगे हम। यहाँ सौम्या कहती है, ये और यहाँ के फैसले सौम्या करती है, किसे कहाँ जाना है, कब जाना है और क्यों जाना है, सब मैं तय करती हूँ। फिर ये तो मेरे इश्क की बात है, इसे कैसे मैं दूसरे पे छोड़ दूँ। दादी कहती है, हाँ तो हम कहाँ रोक रहे हैं, पंडित जी तय करेंगे दिन। सौम्या अब कुछ नहीं कहती, वह देखती है गार्ड्स को और कहती है, 5 मिनट में पंडित जी मेरे सामने होने चाहिए किसी भी हाल में, समझ रहे हो ना, वरना तुम लोगों का हाल बिगाड़ने में मैं सेकंड नहीं लगाऊंगी। और वो बेचारे तो कांप के वहाँ से जल्दी चले जाते हैं पंडित जी को लेने। यहाँ दादी कितना भी टालने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो रहा था उनसे। रिधि अभी भी अपना हाथ छुड़ाने पे लगी थी। सौम्या देखती है अगेन उसे और कहती है, नाकाम कोशिश कर रही हो तुम, ये अब ताउम्र नहीं छूटेगा। और रिलैक्स मेरी जान, थोड़ा गुस्सा बचा के रख, अभी जो सरप्राइज तुम्हें मिलेगा उसके लिए काम आएगा तुम्हारा गुस्सा। और क्या कहा तुमने? तुमने अपने पापा को बुला लिया, गुड, सही किया, बल्कि आज ही बुलाना चाहिए था, खुशी होती मुझे बहुत। रिधि कहती है, अपनी गंदी जुबान से मेरे पापा का नाम मत लो, तुम और तुम्हारा पूरा खानदान पागल है, पागल, और मुझे इस पागल खाने में नहीं रहना एक भी सेकंड नहीं। दादी कहती है, रिधि क्या बके जा रही हो, होश में तो हो। रिधि कहती है, आप अगर एक भी लफ्ज बोलेंगे आज तो कसम से मैं इसकी जान ले लूँगी। सौम्या चुप्पी रहती है, वो बस देखती रहती है रिधि को और कुछ नहीं कहती। यार रिधि कहती है, तुम छोड़ रहे हो या मुझे कुछ करना पड़ेगा। सौम्या जवाब ही नहीं देती। यहाँ तभी एकदम माही वहाँ आ जाती है और कहती है, सौम्या क्या पागलपन है ये, रिधि जी का हाथ छोड़ो। और माही का ये कहना था। यहाँ सौम्या का हाथ अपनी गन पे चला जाता है और वो कुछ एक्शन लेती। उसने बस यही किया था कि दादी जल्दी से माही को कहती है, माही शांत, ये क्या तरीका है सौम्या से बात करने का। रिधि कहती है, हाँ हाँ उसे शांत कराओ क्योंकि वो अच्छा बोल रही है, और इस जानवर को शांत मत कराना, इसे तहजीब तमीज मत सिखाना कभी। दादी कहती है, देखो ये है तुम्हारी पसंद, किस तरह वो मुझसे बात कर रही है और तुम बुत बने बस सुन रही हो। कंट्रोल करना सीख इसे, अपने कमरे तक ही सीमित रख। बोला था तुम्हें कि दिशा से शादी करके इसे बस वहीं तक सीमित रख, लेकिन तुम हो कि सर का ताज बना बैठी हो इसे। यहाँ रिधि के सब्र की इंतहा हो जाती है, हद हो जाती है। यहाँ रिधि के अंदर आग लग जाती है इस शब्द से और वो कहती है, ओह इसका मतलब है कि आप मुझे वैसा रखना चाहती हो जैसा कि आपने अपने पति के लिए अपनी बहन को रखा था, है ना। दादी का पास्ट सामने आ जाता है यार, आने वाला था, उनके हाथ सोफे पे जम जाते हैं, आंखें पल भर के लिए बंद होती है, उनके अंदर अतीत का सारा तूफान उमड़ पड़ता है और सारे घर वालों की आंखें बड़ी की भाई किसी की हिम्मत नहीं बनती कुछ बोलने की। और यहाँ रिधि तो क्या कहते हैं कि उनके गुरूर के साथ साथ उनका दिल पे भी वार कर रही थी और उनकी सांसें ना अटक जाती है कि अब क्या होगा, ये क्या कह दिया रिधि ने। यहाँ रिधि कह दिए, क्या हुआ, मुँह से लफ्ज छीन लिए मैंने, है ना। यहाँ माही की आंखों में भी तूफान उमड़ पड़ता है और रिधि के देखती है सौम्या को जो उसे बस देखे जा रही थी। रिधि कहती है, आंखें निकाल के पत्ते में रख के कौवों को खिला दूंगी जो इस तरह देखा मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये भूल रही है मैं रिधि हूँ, किसी के बाप की नहीं सहती तो इनकी क्या सहूँगी तुम्हारे प्यार के लिए। फिर भी मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन तुमने क्या किया आज। सौम्या कुछ कर दी। तभी एकदम गार्ड्स वहाँ ले आते हैं पंडित जी को और रिधि अभी भी हाथ छुड़ाना चाहती थी। यहाँ पंडित जी डर के मारे वहाँ बैठ जाते हैं और सौम्या रिधि की आंखों में देख के कहती है, कल हमारी सगाई है और परसों उसके बाद शादी, जल्दी से इस डेट को कंफर्म कर लो पंडित जी। रिधि अब सुनती है, अब उसे सारा माजरा समझ आता है। वो पूरी तरह शॉक्ड कि ये क्या था। यहाँ पंडित जी जल्दी से देखते हैं और कहते हैं डर के, हाँ कि जी कल तो सौम्या बिन देखे ही कहती है, मैंने सवाल जवाब नहीं मांगा आपसे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस तिथि को तय कर लो
कल किसी भी हाल में हमारी सगाई होगी और शगुन का धागा मेरे ही होने वाली बीवी को बांध लो। और ना पंडित जी की हिम्मत नहीं बन रही थी, क्योंकि रिधि कहती है सोचना भी मत, मैं इस तरह नहीं करने वाली कुछ भी। और सौम्या जल्दी से साइड में रखी एक हाथ से गन लेती है और पंडित जी को पॉइंट करके कहती है मैंने कुछ पूछा है आपसे, जल्दी से जल्दी इससे शगुन का धागा बांधो। और यहाँ पंडित जी डर के मारे जल्दी से रिधि के पास आते हैं और कहते बेटा प्लीज प्लीज शांत। और ना और रिधि के हाथ में ना धागा बांध ही लेते हैं, बट रिधि नहीं बांधने दे रही थी और सौम्या खुद से जबरदस्ती उसके हाथ पे धागा बांधती है और अगेन उसका हाथ टाइट पकड़ती है। रिधि कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करूँगी? यहाँ तनु के अंदर ना आग लगती है। वो कहती है मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। और वो सौम्या की तरफ बढ़ती, सौम्या हाथ से ही इशारे करती है गार्ड्स को कि इसे पकड़ के रखो। गार्ड्स एकदम तनु को गन पॉइंट कर लेते हैं, बट तनु कहाँ हार मानने वाली थी, वो कुछ करती। यहाँ रिधि खुद उसे रोकती है क्योंकि उसे पता था यहाँ बवाल हो जाता। और रिधि कहती है कायर उसे छोड़ो, गन्स हटाओ वरना मैं। और वो एक लुक देती है सौम्या को और कहती है गन्स हटा। मैं बोली हूँ उनको ऑर्डर दो कि गन्स हटाए। वो उसकी आंखों में आग थी। सौम्या गार्ड्स को गन हटाने को इशारा करती है क्योंकि यार वो रिधि की बात ना नहीं काटना चाहती थी। यहाँ सौम्या अजीब स्माइल करके कहती है ठीक है सब मंजूर, लेकिन मेरी जान अब बोलो ना क्या करोगी तुम, कल हमारी सगाई है। यहाँ रिधि एकदम सौम्या के हाथ पे दांत गड़ाने लगती है ताकि वो उसका हाथ छोड़े, पर सौम्या को ना कुछ भी ना पेन होता है ना ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हैं। वो स्माइल करती रहती है और कहती है आई नो तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम पे आज। और वो बस इतना ही कहती है और फिर कहती है कि बट उसकी सजा जो तुम मुझे दोगी जिस तरीके से दो सब मंजूर है, लेकिन मेरी बनोगी तुम, सिर्फ मेरी, किसी भी हाल में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। रही बात तुम्हें दादी के लफ्ज़ चुभे है ना, तो दादी आप सुन लो, आज के बाद आप या कोई भी रिधि से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। वो मेरी रानी है, मैंने रिधि को सर का ताज बनाया नहीं है, वो बल्कि ताज है। मैं कौन होती हूँ उसे बनाने वाली? वो पैदाइशी ताज है जिसे मैं उसकी मर्जी से या जहाँ से छीन के अपने सर पे सजाऊंगी। लेकिन मेरे इश्क, मेरे पागलपन में ये खूबी है कि जो भी है जैसा भी है सब इससे शुरू होके इस पे ही ख़त्म है। जिनका भी नाम आप मेरे साथ जोड़ना चाहती हो वो मेरी रिधि के सामने खाक है, खाक। आइंदा मेरे प्यार, मेरे नाम या मेरे से किसी और को जोड़ने की बात भी की तो मैं भूल जाऊंगी रिश्ता अपना। और रिधि ना उसके हाथ पे इतना काट चुकी थी कि अच्छे खासे निशान बन चुके थे और जख्म भी। यार रिधि को जब एहसास होता है तो वो उसका दिल ना खुद पिसट जाता है, क्योंकि प्यार था ना यार। गुस्सा है निकालेगी, लेकिन प्यार हर बार की तरह गुस्से पे भारी पड़ जाता है। यहाँ रिधि खुद हट जाती है, अपने हाथ हटा देती है और जैसे वो उस जख्म को देखती है वो देख भी नहीं पाती और अपनी नजरें फेर लेती है क्योंकि उसके दिल में दर्द हो रहा था। अब सौम्या कहती है क्या हुआ जान, आप कर सकती है, कुछ भी कर सकती हो। और मैंने जो आज किया वो मेरी भूल थी, जो मर्जी सजा दे दो, मैं खुद शर्मिंदा हूँ उस चीज़ से। और तुम दोनों, तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं सौम्या जिसने आज तक ये शब्द कभी नहीं बोला सिवाय रिधि के अलावा, तुम्हें भी बोल दिया है आज। देखो मैं रिधि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जुनून है वो, मेरा इश्क है। सो प्लीज़ मैं कुछ ऐसा वैसा करूँ, मुझे मजबूर मत किया करो तनु, मत किया करो। यहाँ सौम्या कहती है पंडित जी तो तय रहा है ना, कल आ जाना आप टाइम से। और भाभी लोग आप सब सुनो, रुके क्यों हैं, तैयारी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और वो जल्दी से उठ जाती है और रिधि सोफे में ही बैठी थी। सौम्या ने ना अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था और वो कहती है रिधि उठो। रिधि नहीं उठती, सौम्या अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ती और अगेन कहती है रिधि उठो जल्दी, बट रिधि नहीं उठ रही थी।
और सौम्या गुस्से में उसे खुद से उठा देती है और उसे रूम में ले आने लगती है। यहाँ सिया ये सब ना कॉरिडोर से देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके मन में क्या चल रहा था वो मैं आपको जल्द बताऊंगी। और तनु उसे बहुत गुस्सा भर गया था मन में। यहाँ सौम्या रिधि को रूम में ले आती है और हमें दिखाते हैं सिया को, जो ना ये सब देखे जा रही थी। उसका हाल मैं बताऊंगी कि क्यों इस तरह हो चुका था। आज उसका हाल बेहाल हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें अटक रही थी। यहाँ सिया पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। पता नहीं उससे आज कौन सा घाव चुभ गया था, कौन सा घाव लग गया था। और तभी उसके शोल्डर में एक हाथ आता है और सिया सेंस में आती है और सेकंड के हिसाब से पलटती है पीछे। वहाँ थी तनु, जिसकी आंखों में प्यार था, सिर्फ प्यार। और वो जैसे सिया को देखती है वो कहती है, सिया तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? सिया बस तनु को देखती रहती है और कुछ सोचती रहती है। यहाँ तनु कहती है, सिया मैं कुछ बोल रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ तभी सिया की आंखों में समुद्र था और उसके साथ ही वो कहती है, तनु क्या आप मुझे प्यार करती है? तनु शॉक्ड कि इससे क्या हुआ। यहाँ सिया कहती है, मैंने आपसे कुछ पूछा, डू यू लव मी? तनु कहती है, तुम्हें नहीं पता कितना पागल हो तुम्हारे लिए। सिया कहती है, आई नो मैं गलत करूँगी आपके साथ, बट क्या आप मुझसे शादी करोगे? ओ भाई उसने क्या कह दिया था। और तनु जैसे ये सुनती है उसकी दुनिया जैसे रुक गई हो। मतलब उसका रिएक्शन क्या बताऊं, उसकी आंखें पल भर नहीं झपकती है। और सिया को हाँ थोड़ा सा हाँ कॉल आ रही है, हाँ उससे बात करती हूँ। कंटिन्यू, चलो ठीक है फिर आते हैं। हाँ और सिया ये बोल रही थी, बट क्यों बोल रही थी उसे खुद पता नहीं था। यहाँ सिया अगेन पूछती है, क्या आपकी ना है? तनु तो अभी भी आंसर नहीं देती यार, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। यहाँ सिया तनु से ना नजरें हटा के वहाँ से जाने लगती है और तनु को बहुत टाइम बाद होश आता है कि वो क्या कर रही है। वो एक जोरदार थप्पड़ मारती है खुद को और कहती है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और वो देखते है सिया को जो अपने रूम में जा रही थी। तनु अब सेकंड नहीं कमाती और भाग के सिया के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर करती है और पल भर के लिए दोनों का आई कांटेक्ट होता है और तनु एक्साइटमेंट में उसे गले से लगा लेती है, टाइट हग करती है और खुद को ये दिलासा देना चाहती है कि हाँ ये ख्वाब नहीं हकीकत है। यहाँ तनु कहती है, सिया तुम सच कह रही हो? तुम करोगी मुझसे शादी? मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रही हो। सिया कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? देखो अगर ये मजाक हुआ तो बहुत गलत बात है, मैं झेल नहीं पाऊंगी। तुम नहीं जानती अभी मेरा हाल क्या है। यहाँ सिया कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहते हो तभी करना वरना मत करना। तनु सिया का फेस हाथों में थाम के कहती है, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? ऐसे कैसे बात कर रही हो? मेरा सपना पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी संवर रही है, मुझे मेरी सारी खुशियाँ देने की बात कर रही हो तुम? मैं ये नहीं चाहूँगी। तुम कैसे सोच सकती हो ये? मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी, सारी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चिल्लाऊँ, गाऊँ या नाचूँ, क्या करूँ? यहाँ सिया कहती है, पहले आप शांत रह जाइए। तनु कहते, थैंक यू सिया, मेरी खुशियाँ मुझे देने के लिए। मैं अपना सारा जीवन पहले ही तुम पे न्यौछावर कर चुकी हूँ, तुम्हें सौंप चुकी हूँ। अब मेरी खुशियाँ देने के लिए मैं ताउम्र तुम्हारा मुरीद बन के फिरूंगी। यहाँ सिया कहती है, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ आप राज करें, बादशाह बने, ना कि मुरीद। बस खुश रहना। और वो वहाँ से अपने रूम में चली आती है और डोर लॉक कर देती है। और तनु उसकी खुशी कैसे जाहिर करूँ? यहाँ सबको लग रहा होगा कि सिया को अचानक क्या हो गया, क्यों उसने शादी की बात की। इसका पता जल्द चलेगा। सो इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।